Good afternoon, dear students. In our last lecture, we studied the properties of solids, in which we studied about deforming force, restoring force, then elasticity and plasticity are two properties that we gone in our previous lecture. Today we are starting the next type of matter, which is fluid. Fluid is that substance which can flow. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है वो आपका फ्लूइड कहलाता है. फ्लो करने के लिए आपकी जो गैसेस हैं वो भी फ्लो करती हैं, जो लिक्विड्स हैं वो भी फ्लो करते हैं, इसलिए गैस और लिक्विड्स ये दोनों इसमें शामिल हैं. और ये इनको फ्लूइड करके इस तरह से हमने यहाँ पर इसलिए ऐड करा है क्योंकि जो फ्लूइड हैं यानी गैसेस और लिक्विड्स हैं उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉमन है. ये गैस या लिक्विड दोनों आसानी से फ्लो करते हैं, ये दोनों फ्लूइड कहलाते हैं. और उनकी वो प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनमें 4 प्रॉपर्टीज हैं. पहला प्रेशर, दूसरा सरफेस टेंशन, तीसरा विस्कोसिटी और चौथा फ्लो, फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड मोशन. हम पहले आ जाते हैं प्रेशर पे. प्रेशर जो है वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया के फॉर्म में कैलकुलेट होता है. थ्रस्ट क्या होता है? किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होता है वो थ्रस्ट होता है, और ये थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर कहलाता है. लिक्विड्स या गैसेस की या आप कहिए कि फ्लूइड्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि हर फ्लूइड जो है वो अपनी फ्री सरफेस पे और जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसकी वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जो कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया के बराबर होता है. इस प्रेशर को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है और इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है जिसका सिंबल पी ए होता है. मैथमेटिकली प्रेशर जो है एफ अपॉन ए के बराबर होता है. यहाँ पर मैंने आपको थ्रस्ट दिखाने की कोशिश की है. रॉकेट से जब फ्यूल जलता है और आपका जब बहुत प्रेशर से धुआं नीचे की तरफ आता है तो जो उसके ऑपोजिशन में एक थ्रस्ट लगता है जिसकी वजह से वो रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है. तो इस तरह से अगर आप पानी में या किसी भी और लिक्विड में आप कोई फोर्स अगर आप एक्सर्ट करते हैं तो उसके ऑपोजिशन में जो परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया आपका जो है वो थ्रस्ट के फॉर्म में वहां पर अपीयर होता है. 3 तरह के प्रेशर्स होते हैं. पहला गॉज प्रेशर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तीसरा एब्सोल्यूट प्रेशर. गॉज प्रेशर वो प्रेशर है जो किसी लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस लिक्विड की वजह से है जो उस पॉइंट से ऊपर तक जो भी लिक्विड है उसका जो वेट है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है ये आपका गॉज प्रेशर कहलाता है. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है, यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका पी है. अगर पी पॉइंट के ऊपर आप देखें तो इतना लिक्विड है. इस लिक्विड का ये पूरा जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेट है इसकी वजह से पॉइंट पी पे जो भी प्रेशर है ये आपका गॉज प्रेशर कहलाता है. इस पे और भी प्रेशर हो सकते हैं. इसके ऊपर यहाँ पे जो कुछ भी एयर है उसका भी प्रेशर हो सकता है और यहाँ पे टोटल प्रेशर अलग हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस पोर्शन ऑफ लिक्विड की वजह से यहाँ इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर है वो गॉज प्रेशर कहलाता है. मैथमेटिकली गॉज प्रेशर जो है वो एच डी जी के बराबर होता है, जहां एच हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, यहाँ पर ये एच है आपका, डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है उसकी डेंसिटी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. गॉज प्रेशर को पीजी से लिखा जाता है और पीजी इज इक्वल टू एच डी जी होता है. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैंने इसका एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करी है, हालांकि आपके सिलेबस में अब ये नहीं है पर फिर भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा. ये हमने एक बीकर लिया हुआ है जिसमें एक लिक्विड ले लिया है जिसकी डेंसिटी डी है. हम ये मान के चले हैं कि देयर इज अ लिक्विड of density D kept in a beaker of area of cross section A. जो इसका जो बेस है उसका जो एरिया है दैट इज A, और इसमें आपने एक लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी D है. आपने एक पॉइंट कंसिडर किया P जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पॉइंट P जो कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उससे H डेप्थ पर है. यहां से देखिए इस पॉइंट पे अगर आप प्रेशर निकालने की कोशिश करें तो ये प्रेशर इस जो ये लिक्विड यहां से लेके आपका जो पॉइंट है पी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी लिक्विड है, ये इसके ऊपर जितना भी लिक्विड है इन सब का वेट डिवाइडेड बाय एरिया, वेट पर यूनिट एरिया के बराबर होगा. तो यहाँ पर आपने पी निकाला, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स जो है वो वेट है यहाँ पर, तो ये एम जी अपॉन ए
वेट ऑफ लिक्विड इज m इंटू जी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर आपको मास नहीं पता है कि लिक्विड का क्या है, आपको सिर्फ इसकी डेंसिटी पता है और वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम, अगर हम इस वाले पोर्शन का, इस लिक्विड का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें तो इसका जो नीचे का सरफेस एरिया है मल्टीप्लाइड बाय ये हाइट, ये h है, और ये जो एरिया है ये कैपिटल A है, तो A इंटू एच के बराबर होगा। यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम A इंटू एच, तो P आपका यहाँ से हो गया m की जगह A इंटू एच इंटू डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हुआ, तो मास की जगह पे ए एच डी, वॉल्यूम की जगह पे ए एच डी, सॉरी मास की जगह पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज ए एच डी डिवाइडेड बाई ए और मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आपका आ जाता है ए एच डी जी अपॉन ए। यहाँ से ऊपर और नीचे से ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पी बच जाता है एच डी जी। यही गॉज प्रेशर है जिसको कि पी जी करके लिखा जाता है और ये एच डी जी के बराबर होता है। दूसरा प्रेशर जो है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किसी भी पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो उस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर तक, अगर आप एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंडर एयर कॉलम, अगर आप एयर सिलेंडर या एयर कॉलम अगर आप ले लें तो उसका जो भी वेट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पॉइंट पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से लिखा जाता है और एनटीपी पे इसकी वैल्यू जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, जो कि यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर एक मरकरी कॉलम ले लिया जाए जिसकी हाइट 76 सेंटीमीटर हो, तो इसका जो प्रेशर होता है उसके बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको फिगर बना देती हूँ। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है और ये आपका जो ये वाला हिस्सा है यहाँ तक एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों तरफ। आप इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा? टोटल इसके ऊपर, इस पॉइंट से ऊपर जितनी भी एयर है पूरे सराउंडिंग में, उस एयर का वेट डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का एयर सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर तक, और इसका जो भी वेट है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट पी। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको देखा गया है कि एनटीपी पे, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो इसकी वैल्यू होती है वो 76 सेंटीमीटर का अगर मरकरी कॉलम ले लिया जाए तो उसका जो प्रेशर है उसके बराबर होती है। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस यूनिट्स में, और आपको 76 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, तो P0 को हम HDG से कैलकुलेट अगर करें तो 76 इंटू 13.6 इंटू 980, इसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आती है। अगर आप इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनटीपी होता है दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। ये हमने बात करी थी कि एक लिक्विड है ये इसके अंदर, हमने यहाँ पे जो निकाला ये तो आपका Pg है, और यहाँ पे इससे ऊपर जो प्रेशर है ये आपका P0 है। एक्चुअली जो इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल प्रेशर, इस पॉइंट P पे लगने वाला जो टोटल प्रेशर है दैट इज सम ऑफ Pg प्लस P0। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम टोटल प्रेशर इनसाइड लिक्विड कह के चलते हैं, और ये सम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर का, जो उस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गॉज प्रेशर लग रहा है उन दोनों के सम के बराबर होता है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसको PT से लिखा जाता है और ये P0 प्लस PG के बराबर होता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, ये देखिए ये आपका अगर कोई लिक्विड है इस जगह पे, आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कहीं पे अगर आप कोई इसका प्रेशर निकालना चाहते हैं तो इसके नीचे जो लग रहा है वो तो यहाँ तक जो लगने वाला प्रेशर है इस पॉइंट P पे, यहाँ की वजह से जो लग रहा है प्रेशर दैट इज गॉज प्रेशर, और इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर इस लेयर पे होगा दैट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर विच इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। पास्कल्स लॉ कहती है कि अगर किसी क्लोज्ड सिस्टम में कोई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो प्रेशर जो है चारों तरफ हर डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर बराबर ट्रांसमिट होता है।
So this law states that the pressure put at any point inside a closed system is transmitted equally in all directions. ये लॉ जो है एज अ बेसिक प्रिंसिपल यूज होती है जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं या हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं उनमें। यहाँ पर मैंने आपको एक दिखाने की कोशिश करी है। ये आपका एक मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक सिस्टम दिखाने की कोशिश करी है मैंने। आप देखिए यहाँ पर अगर आपने इस पॉइंट पे फोर्स F1 लगाया जो कि नीचे की तरफ लग रहा है और इसका एरिया A1 है, तो ये अंदर अंदर बराबर इक्वली ट्रांसमिट होगा, यानी F1/A1 की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल टू F2/A2। अगर यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा है तो ये फोर्स अपने आप बहुत ज्यादा हो जाएगा और बहुत ज्यादा होने की वजह से ये पूरा का पूरा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने बहुत पतले एरिया में फोर्स लगाया था और उसको आपने चौड़े एरिया तक फैलाया और वो फोर्स मल्टीप्लाई होके F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 करता हुआ इस पूरी की पूरी लिफ्ट को, जिसपे बहुत सारा सामान या बहुत सारा लोड हो सकता है, उसको लेके ऊपर जा सकती है। ये प्रिंसिपल यूज होता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट में। सिमिलर प्रिंसिपल आपका हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यूज होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिक ब्रेक दिखाया हुआ है। ये आपका यहाँ पे कहीं ब्रेक होता है जिसको जब दबाया जाता है तो ये लिक्विड जो है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है यहाँ पे, और ये चूंकि यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है तो ये काफी ज्यादा प्रेशर से ये इसको आगे को ठेलता है और ब्रेक पैड्स जो है वो आपके व्हील के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड्स की है ये है आपकी सरफेस टेंशन। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है और मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर करती है, ये सरफेस टेंशन कहलाती है। सो द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ट्राइज टू अक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से लिखा जाता है। समझ आप ऐसे सकते हैं कि एक गिलास में पानी ले लीजिए, उसकी जो फ्री सरफेस है उसको आप दबाइए उंगली से, तो आप देखेंगे कि आप उंगली से चाहे कितना भी दबा ले वो पानी वापस अपनी जगह पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे गुब्बारा गुब्बारा आपने देखा होगा, फूला हुआ गुब्बारा, उसको दबाइए, आप छोड़िए वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। आप उसको दबाइए, वो आपको दबता हुआ दिखेगा, आप हाथ हटाइए, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। और आप अगर गिलास में पानी लेके, कांच के गिलास में पानी लेके आप ध्यान से देखिए, तो आपको ये दिखेगा कि वो ऐसे थोड़ा-सा बीच में से नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये जो बीच में से झुका हुआ है ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करता है। जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं उनमें जो मिनिमम सरफेस एरिया है वो स्फीयर का है। तो जो पानी का जो फ्री सरफेस है वो स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है। आप पानी को ड्रॉप ड्रॉप गिराइए, आप देखेंगे कि जो ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल होती हैं इन शेप, और चारों तरफ से आप उनको दबा के ऐसे नहीं, उनका शेप नहीं चेंज कर सकते। आप दबाइए वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वापस फूल जाएंगी और वो स्फेरिकल शेप में ही नीचे गिरेंगी। तो ये प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। और बेसिकली किसी भी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे हमेशा एक फोर्स लगता है जो कि टुवर्ड्स सेंटर ऑफ लिक्विड लगता है। वो कैसे लगता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। जो सरफेस टेंशन है इसको कैपिटल टी से लिखा जाता है और इसका एसआई यूनिट न्यूटन इनटू मीटर होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m(T⁻⁻2) होता है। इनफैक्ट अगर फ्री सरफेस जो आपका लिक्विड है उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन मान लिया जाए तो उस इमेजिनरी लाइन पे जो दोनों साइड फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है वो आपका सरफेस टेंशन होता है। इसको टी से लिखा जाता है और टी इज इक्वल टू F/L हो जाता है। इस केस में आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे ये आपका सरफेस टेंशन जो है वो वर्क करता है। मान लीजिए यहाँ पर एक आपका कोई कंटेनर है जिसमें आपने एक लिक्विड ले लिया यहाँ तक। इसमें हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है और तीसरा मॉलिक्यूल से यहाँ है। इनफैक्ट ये सारे मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इन फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इस पे चारों तरफ फोर्स लगेगा। हर डायरेक्शन के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेंगे और ये उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। अगर हम इस वाले की बात करें तो इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। कुछ फोर्सेस आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स है वो
टुवर्ड्स इनसाइड सेंटर ऑफ लिक्विड की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ होगी। तो ये वाले जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किनारे की तरफ हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या होगी कि वो बीच में लिक्विड के बीच की तरफ आते चले जाएं। ये जो बीच की तरफ आने की टेंडेंसी है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बीच वाला हिस्सा है लिक्विड का, ये थोड़ा सा नीचे को दब जाएगा। किनारे वाला थोड़ा सा ऊपर रहेगा और बीच वाला थोड़ा सा नीचे को दब जाएगा। अब कंडीशन ये आती है कि किनारे वाला ऊपर क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है, और दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो अडहेसिव फोर्स कहलाता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। यानी अगर हम पानी को एक शीशे के जार में ले लें तो उसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका कोहेसिव फोर्स कहलाता है। और जो पानी और ग्लास के मॉलिक्यूल का, यानी दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो अडहेसिव फोर्स कहलाता है। आपने अडहेसिव नाम जो है वो सुना होगा गोंद के लिए, या आप जो फेविकोल यूज करते हैं उनके लिए। एडहेसिव जो चिपकाने का काम करता है। तो एडहेसिव फोर्स जो है दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगता है, के बीच में लगता है। और एडहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा, वो जो आपका मॉलिक्यूल है वो उतना ज्यादा चिपकने की कोशिश करेगा दूसरे मटेरियल से। तो यहाँ पे जब हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर आपका जो पानी वाला जो मॉलिक्यूल था, वो जो आपका अपर लेयर थी वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो अडहेसिव फोर्स पानी का है वो अडहेसिव फोर्स ग्लास के साथ इसका ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा कम है। इसलिए ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे आ जाता है और साइड्स वाले जो ग्लास के पास है वो वाले हिस्से जो है ऊपर को चले जाते हैं। दूसरा केस हम ले लेते हैं। एक मान लीजिए आपने कांच का बीकर ले लिया और उसमें आप मरकरी डाल दीजिए, तो आपको मरकरी का शेप जो है वो इस तरह से दिखेगा। ऊपर की तरफ बीच में से ऊपर हो जाएगा और किनारे से जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है और जो मरकरी का ग्लास से एडहेसिव फोर्स है वो कम होता है। आप अगर पानी को जमीन पे गिरा दीजिए एक ड्रॉप, और एक ड्रॉप आप मरकरी की गिरा दीजिए, तो पानी तुरंत फैल जाएगा जमीन पे, क्योंकि जमीन के साथ जो पानी का एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है। ऑन द अदर हैंड अगर आप मरकरी की एक ड्रॉप गिरा दीजिए पारे की, तो पारा जो है वो तुरंत वहां गोल बॉल की तरह से बन जाएगा और वो कहीं भी नहीं चिपकता, क्योंकि जो मरकरी का एडहेसिव फोर्स है वो कम है और उसका कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो अब हम सरफेस टेंशन के बेसिक रीजन पे आ गए कि सरफेस टेंशन का जो बेसिक रीजन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, वो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं। दो तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो डिफरेंट दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। यहाँ पर आपको फिगर में मैंने दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये पानी है जिसको कि एक टेस्ट ट्यूब में भरा गया है। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ये कोहेसिव फोर्स है। और ये जो साथ में ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका ग्लास है, जिसमें ग्लास और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है। ये इसको और क्लियर करके आपको दिखाने की कोशिश की है मैंने। एक ऐसा पानी वाला लिया है जो कि कनकेव मेनिस्कस। कनकेव मेनिस्कस का मतलब है जो कि बीच में से दबता हुआ, ये वाला कनकेव मेनिस्कस है और ये वाला कन्वेक्स मेनिस्कस है। इस वाले ट्यूब में हमने वाटर लिया है। वाटर को भरने पे कनकेव मेनिस्कस बनता है क्योंकि इसका जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स से, जो कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स से कम है। ये यहाँ उल्टा बन गया है। जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से कम होता है तो कनकेव मेनिस्कस बनता है, और जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो यहाँ पर ये कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। तो यहाँ पर मरकरी का केस है। मरकरी में जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है, और जबकि पानी में कोहेसिव फोर्स कम है और एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो पानी का मेनिस्कस नीचे की तरफ झुकता हुआ
कनकेव मेनिस्कस बनता है, और मरकरी का ऊपर की तरफ ये आपका कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स देखिए। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं, वो इसलिए चल पाते हैं क्योंकि उनका वेट इतना नहीं होता है जो कि उस सरफेस को पेनिट्रेट कर पाए मतलब जो आपका वाटर है उसके जो कोहेसिव फोर्सेस है उनको पेनिट्रेट वो नहीं कर सकता है, और उसको खत्म करके ओवरकम करके वो उसके अंदर नहीं जा सकता है। ऐसे ही हम नीडल की बात करें, अगर आपने नीडल को पानी पे तैरा के कभी देखा है, आप बहुत छोटी सी नीडल को अगर आप पानी के ऊपर सावधानी से रखिए तो वो उसके ऊपर तैरने लगती है, जबकि जो उसकी डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कहीं ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सरफेस टेंशन है उसको जब वो ब्रेक नहीं कर पाता है तो नीडल पानी के ऊपर तैरने लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको पहले वाले केस में मैंने यहाँ दिखाया हुआ है एक इंसेक्ट जो है वो किस तरह से तैर रहा है। ये इसके जितने पैर हैं वो सरफेस टेंशन को नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, इसलिए ये इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये यहाँ से आपको ज्यादा सेकंड वाले केस से समझ में आएगा। ये एक नीडल रखा हुआ है, ये नीडल का फ्रंट वाला हिस्सा है। यहाँ पे देखिए, एक तो इसका वेट इधर लगता है, और ये आपका सरफेस टेंशन है जो दोनों तरफ लग रहा है। ये फोर्स है जो कि इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कम होगा तो ये नीडल आपकी पानी के ऊपर तैरने लगेगी। सरफेस टेंशन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। So if temperature increases, surface tension decreases, and on the other hand, if temperature decreases, the surface tension increases. इनकी एप्लीकेशंस देखिए। अगर आप अपने कपड़ों को ठंडे पानी में भिगा दीजिए तो वो बहुत साफ नहीं होते, लेकिन अगर आप उसी को गर्म पानी में भिगा के और हाथ से रगड़ दीजिए तो वो बहुत साफ हो जाते हैं। गर्म पानी में भिगाने पे क्या होता है, सरफेस टेंशन, पानी को गर्म कर देने से उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। जितना सरफेस टेंशन कम होगा उतना ज्यादा जो है वो एरिया में फैलेगा। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना कम एरिया में फैलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो पानी है उसका सरफेस टेंशन कम होता है और शहद है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। आप एक ड्रॉप पानी की गिरा दीजिए वो तुरंत फैल जाएगा, एक ड्रॉप शहद की गिरा दीजिए वो वहीं गोला बन के पड़ा रहेगा, या एक ड्रॉप मरकरी की बना दीजिए वो वहीं स्फेरिकल फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो जितना कम सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा एरिया में फैलेगा, और यही वजह है कि आप अगर गर्म पानी में कपड़ों को भिगाते हैं तो वो कपड़े के ज्यादा एरिया पे फैलता है और डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो गर्म खाना होता है वो ठंडे पानी खाने के कंपैरिजन में ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। जब गर्म खाना आप खाते हैं तो खाना गर्म जब हो जाता है तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने से वो ज्यादा एरिया पे फैलता है, आपके जबान के ज्यादा एरिया पे फैलेगा और आपकी ज्यादा टेस्ट बड्स तक पहुंचेगा तो वो आपको ज्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम आ जाते हैं इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होता है सरफेस। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट क्या होता है सरफेस टेंशन के ऊपर इम्प्योरिटीज का। इम्प्योरिटीज देखिए दो तरह की होती हैं, एक तो होती है जो हाईली सॉल्युबल हैं और दूसरी वो होती है जो कि हाईली सॉल्युबल नहीं होकर मिक्सेबल हैं। अगर हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटी ले लें, जैसे कि चीनी है या नमक है, अगर आप उसको पानी में घोल देंगे तो वो पूरी तरह से उसमें घुल जाती हैं। ऐसी इम्प्योरिटीज जो है वो सरफेस टेंशन बढ़ा देती हैं। जबकि ऐसी जो इम्प्योरिटीज हैं जो कि स्कैंटली सॉल्युबल हैं या मिक्सेबल हैं, वो आपका जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करती हैं। यही वजह है कि अगर आप डिटर्जेंट या ऑयल को पानी में घोलने की कोशिश करें जो स्कैंटली सॉल्युबल है, वो उसकी जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस कर देता है। सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके और उसको अलग अलग जगह पर यूज किया जा सकता है। हम एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशंस देखिए। जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन कम होता है, या आप पानी में अगर डिटर्जेंट मिक्स कर देते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कपड़े के ज्यादा एरिया पे फैलता है और डर्ट पार्टिकल्स को वहां से निकाल ले आता है। जो डर्ट पार्टिकल्स जो है वो सोप मॉलिक्यूल्स में चिपक जाते हैं और वहां से उनको वो बाहर ले आता है।
ऐसे ही अगर हम सोल्डरिंग की एक और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अगर आप पानी को और गर्म कर दीजिए, गर्म पानी का यूज कर लीजिए तो उसका सरफेस टेंशन और रिड्यूस हो जाएगा। गर्म पानी में आप साबुन डाल लीजिए और रिड्यूस हो जाएगा और ज्यादा अच्छी तरह से आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरी एप्लीकेशन, सोल्डरिंग जब करते हैं तो फ्लक्स ऐड कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है मोल्टेन टिन का वो रिड्यूस हो जाता है और वो ज्यादा एरिया पे फैलता है और सोल्डरिंग ज्यादा अच्छी होती है। तीसरा एप्लीकेशन देखिए, जो एंटीसेप्टिक्स हैं सेवलॉन या डिटॉल टाइप के, इनका सरफेस टेंशन लो रखा जाता है इसलिए कि अगर आपको जैसे ही जहां चोट लगी हो वहां जैसे ही वो ड्रॉप भर भी डाला जाए तो वो बहुत तेजी से एरिया पे फैल जाए और उसको एंटीसेप्टिक कर दे, सारे एरिया को ऐसा बना दे कि वहां पर कोई इन्फेक्शन ना हो। सरफेस टेंशन जो है जो आपके अम्ब्रेला है, छाता जो होता है उसके पोर्स से पानी को क्रॉस नहीं करने देता। इस वजह से आप छाता लेकर जाते हैं तो आप भीगते नहीं हैं। ये सब एप्लीकेशंस हैं कुछ सरफेस टेंशन की। अब हम आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो फ्लूइड या लिक्विड है उसकी लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है। एक गिलास ले लीजिए, उसमें आप पानी भर लीजिए और उसमें एक चम्मच लेके उसको गोल गोल चला दीजिए। आप जब चम्मच निकालिए तो आप ध्यान से देखिए तो जो बीच वाला पोर्शन है वो सबसे तेज चलता है और धीरे धीरे करके वो भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे सेंटर वाला लेयर है वो सबसे तेज घूम रही है, उसके बगल उसके बाद वाली उससे कम स्पीड है, उससे बाद वाली की और कम है और जो लास्ट में जो चिपकी हुई है आपके कंटेनर से उसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो ये जितनी भी लेयर्स हैं ये आप आपस में एक दूसरे का जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करती रहती हैं और ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है ये आपका विस्कोसिटी कहलाता है। अगर आप यही काम गिलास में शहद लेके करेंगे तो आपको वो शहद मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। यानी जितना ज्यादा विस्कोसिटी है उतना ज्यादा इंटरनल फ्रिक्शन होता है। शहद को तो आप चम्मच लगा के घुमाने की कोशिश कर दीजिए, वो गोल घूमता ही हुआ नहीं दिखेगा, जब तक आपकी चम्मच घूमेगी तब तक वो घूमेगा। तो ये शहद का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होता है, पानी का विस्कोसिटी बहुत कम होता है। तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, जिसकी कम है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। यही वजह है कि अगर आप एक कप में से शहद निकालें धीरे-धीरे तो वो बहुत शहद निकालने की कोशिश करें, शहद ढारने की कोशिश करें कप में या कप से बाहर, तो वो बहुत धीरे-धीरे मूव करेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है, इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर उसी कप को आप पानी से भर दें और आप उसको खाली करने की कोशिश करें, तो बहुत तेज़ी से वो खाली हो जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको, नल में से पानी गिरता हुआ, पानी बहुत तेज़ी से गिरता है और शहद 1 ड्रॉप गिरेगा जितनी देर में, उतनी देर में पानी की न जाने कितनी ड्रॉप्स गिर जाएँगी। ये देखा गया है कि जो विस्कस फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और वेलोसिटी ग्रेडिएंट के। वेलोसिटी ग्रेडिएंट मतलब वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, या 2 लेयर्स के बीच के डिस्टेंस से अगर आप उन दोनों लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो भी मिलता है ये वेलोसिटी ग्रेडिएंट कहलाता है। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के, या हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, जहाँ ईटा जो है ये कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू F अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर होती है। ईटा का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर की पावर -2 या डेकापॉइस होता है। एक डेकापॉइस जो है वो 10 पॉइस के बराबर होता है और पॉइस जो है वो इस विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट होती है। विस्कोसिटी की एप्लीकेशंस देख लीजिए। जो ड्रग कंपनीज हैं वो मेडिसिन जब बनाती हैं तो इस तरह से बनाती हैं कि जो कफ सिरप हैं उनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो और वो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी देर तक, और वो जो गला है आपका थ्रोट जो है उसको कोट रखेंगे, लेकिन वो ड्रिंकेबल होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। ऐसे ही जो गम या जो आपके एडहेसिव्स होते हैं वो आम तौर पे हाईली विस्कस होते हैं ताकि कि जो जिन पार्ट्स को उसने चिपकाना है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन से वो उनको स्टिक कर पाए।
जो पेंट्स, वार्निशेस या इस तरह के हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की जो विस्कोसिटी होती है, वो इस तरह से रखी जाती है कि वो स्मूथली हर जगह पे लग जाएं और इवनली फैलें, ब्रश हो या रोलर हो उनके साथ। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे? अगर आप गर्म कर देंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। द विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और लास्ट प्रॉपर्टी हम आ जाते हैं फ्लूइड की। ये फ्लूइड मोशन है आपका। फ्लूइड मोशन क्या होता है? किसी भी फ्लूइड का जो मोशन है किसी पाइपलाइन में या वैसे ही ये मोशन आपका फ्लूइड मोशन होता है। और ये मोशन जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं या अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मग से पानी को निकालने की कोशिश करते हैं बाहर, तो जो पानी की वेलोसिटी है वो जो टिप बिल्कुल आउटर टिप जो मग का है वहां पर ज्यादा होती है, बीच में कम होती है और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें बिल्कुल कम होती है। यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। जो टिप पे से जो पानी निकल रहा है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगता है जिसकी वजह से वो नीचे बहुत तेजी से जाता है। जबकि जो हिस्सा पानी का बीच में है मग के, वहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो वर्क नहीं कर रहा है, रादर जो जिस फोर्स से आप उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है। और ऐसे ही जो बिल्कुल टिल्टेड वाले पोर्शन पे तो ये फोर्स लगता है और जो नीचे वाला पोर्शन है वहां कोई फोर्स नहीं लगता, तो वहां पे जो पानी का फ्लो है वो बहुत कम होता है। ये देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। ये मैंने एक जग से दूसरे जग में पानी डालने की कोशिश करी है। यहाँ पर जो वेलोसिटी या फ्लो है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ वाले पोर्शन में बहुत कम है और यहाँ वाले पोर्शन में ऑलमोस्ट नील है। दो तरह की फ्लूइड मोशन होती है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसको कि लैमिनर फ्लो भी कहते हैं और दूसरी टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होती है? अगर किसी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है और उस पाइप के हर पॉइंट पे हर पार्टिकल का जो डायरेक्शन और स्पीड है वो सेम है, तो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे पार्टिकल्स का, ये सारे पार्टिकल्स का डायरेक्शन और स्पीड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। ये आपका लैमिनर फ्लो है। दूसरा टर्बुलेंट फ्लो होता है जिसमें कि जो स्पीड और डायरेक्शन है हर पार्टिकल का हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। अगर ऐसा कोई फ्लो है तो ये आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, इन सब के अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह से मूवमेंट हो रहा है। ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। आपको इनमें जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशंस बताई हैं, ज्यादातर यही डेफिनेशन आती हैं और कुछ छोटे छोटे एक्सप्रेशंस उनकी जो एसआई यूनिट्स हैं इनके बारे में पूछा जाता है। बेसिकली ये आपका जो है एक जनरल कॉन्सेप्चुअल स्टडी था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का।